हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम सिविक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारा सेट 4 रहने वाला है। इससे पहले हमने 3 सेट को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा है। काफ़ी सारे क्वेश्चन के थ्रू हमने नए नए कॉन्सेप्ट को भी सीखा है। आज की क्लास में भी हम सिविक्स के 4th सेट को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगी बहुत सारे क्वेश्चन को आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझा सकूं। ठीक है, क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षिता राठौर। मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट करा है। 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में। 1000 प्लस स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर किया है और पॉलिटिकल साइंस मेरा एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हर्षिता मैम की पाठशाला। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस की सारी फ्री पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लासेस के लिंक वगैरह, आपके एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी नोटिफिकेशन होती है, आपकी करंट अफेयर की न्यूज़ होती है कोई भी, या फिर कहीं पे कोई वैकेंसी वगैरह आती है, कहीं पे कोई पोस्ट आती है, वो मैं सारा कुछ यहाँ पे ही अपलोड करती हूँ। तो इस चैनल को आपको याद से ज्वाइन कर लेना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको ऑलरेडी ज्वाइन करा हुआ है, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ में। वहाँ पे किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है, तो डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक है, और एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर। यहाँ पे आपको क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो आप याद से दोनों ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? लॉक्स स्टेट ऑफ नेचर वॉज सोशलिस्ट, प्री सोशल, प्री पॉलिटिकल या फिर हिस्टोरिकल? आपने जॉन लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है, आई होप आपने वो पढ़ ली होगी अभी तक, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जॉन लॉक ने जो प्राकृतिक अवस्था के बारे में बात करी थी ना, तो वो प्राकृतिक अवस्था जॉन लॉक की कैसी थी? समाजवादी थी, पूर्व समाजवादी थी, पूर्व राजनीतिक थी या फिर ऐतिहासिक थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्री पॉलिटिकल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब आपसे पूछे कि है ना, हॉब्स जो है, हॉब्स की जो राजनीतिक है ना, वो हॉब्स का जो प्राकृतिक अवस्था थी वो कैसी थी? तो ये प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल दोनों थी, है ना। हॉब्स की जो आपकी प्राकृतिक अवस्था है ये प्री पॉलिटिकल, प्री सोशल दोनों थी, यानी कि वहां पे पॉलिटिकल और सोशल स्टेट दोनों नहीं थे। ठीक है, लेकिन हम अगर बात करें यहाँ पे जॉन लॉक की बात करते हैं, तो जॉन लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है वो कैसी थी? वो सिर्फ और सिर्फ प्री पॉलिटिकल ही थी। वहां पे सोसाइटी जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। अब जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी क्या कहती है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी और लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दोनों की अलग अलग थी। ठीक है, हॉब्स जो है ये क्या बात करते हैं? हॉब्स जो है वो बात करते हैं कि जो आपकी प्राकृतिक अवस्था थी, इसमें मनुष्य जो है वो काफी ज्यादा खराब था, काफी ज्यादा सेल्फिश था। वो सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचता था, खुद को आगे बढ़ाने की बात करता था, दूसरों को पीछे हटाने की बात करता था, खुद को शक्तिशाली बनाने की बात करता था। यानी कि जो प्राकृतिक अवस्था है वहां पे इंसान जो है वो काफी ज्यादा खराब थे। अब क्योंकि इंसान खराब थे, कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य नहीं था, उनको कंट्रोल करने के लिए कोई भी अथॉरिटी नहीं। ठीक है, तो सारे लोगों के बीच में क्या हो रही थी? बहुत ज्यादा कियोस की माहौल हो रखा था, बहुत ज्यादा मतलब है ना, हड़कंप जो है वो लोगों के अंदर मच रहा था। तो फिर क्या हुआ? लोगों ने एक साथ में आए और लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा, एक अग्रीमेंट को साइन करा, जिस अग्रीमेंट के माध्यम से उन्होंने राज्य की स्थापना करी। और जो लिवियाथन जो है, आपने लिवियाथन का नाम सुना होगा, उन्होंने लिवियाथन जो है उसको अपनी सारी जो शक्तियां हैं वो लिवियाथन को दे दी, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लिवियाथन को दे दी। अब लिवियाथन जो है वो क्या करेगा? सभी जो इंसान है, उस राज्य में रहने वाले सभी जो लोग हैं, उसके ऊपर गवर्न करेगा और सभी लोगों का ध्यान रखेगा। ये थी हॉब्स लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी। जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी देखें तो इन्होंने क्या बात करी थी? इन्होंने बात करी थी कि प्राकृतिक अवस्था में इंसान जो है वो खराब नहीं था, वो अच्छा इंसान था। ठीक है, खराब नहीं था। प्राकृतिक अवस्था में इंसान जो है वो काफी अच्छा था, सब लोग काफी अच्छे तरीके से रह रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो सही नहीं थे और कोई अथॉरिटी भी नहीं था गवर्न करने के लिए। तो इसलिए हमने क्या करा, हम मतलब सारे लोगों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने क्या करा, एक है ना समाज बनाया, समाज मतलब एक है ना आपका राज्य क्रिएट किया और राज्य को अपनी सारी शक्तियां दे दी, ताकि इंसानों के अधिकारों का नियंत्रण हो सके, इंसानों के अधिकारों का प्रोटेक्शन हो सके। वो प्रोटेक्शन के लिए इंसानों ने
उन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन करा और अग्रीमेंट साइन करके एक राज्य की स्थापना, राज्य का निर्माण कर लिया। ये थी आपकी जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी। तो लॉक और हॉब्स दोनों की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी यहाँ पे अलग अलग थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लॉक का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था का संचालन प्राकृतिक नियमों के तहत होता था, ठीक है। ये मानते थे कि जो आपका स्टेट ऑफ नेचर है, यहाँ पे नेचुरल लॉज थे, ठीक है, और व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों का इस्तेमाल करते थे और व्यक्तियों के पास में नेचुरल राइट्स भी थे। तो जॉन लॉक ने कौन कौन से 3 नेचुरल राइट्स के बारे में बात करी है, मुझे फटाफट से कमेंट करके बताना। चूंकि ये व्यवस्था एक नैतिक व्यवस्था थी, जब कुछ स्वार्थी तत्वों ने इस नैतिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तो ऐसी दशा में स्वार्थी तत्वों पर लगाम लगाने स्थापित व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए लोगों ने समझौते के द्वारा समाज और राज्य की स्थापना करी। जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई जॉन लॉक की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी थी वो क्या थी? स्टेट ऑफ नेचर में, प्राकृतिक अवस्था में लोग जो है वो काफी अच्छे थे, सबके पास में नेचुरल राइट्स थे और नेचुरल लॉ भी थे, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग थे जो इसका उल्लंघन कर रहे थे। तो सभी के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी लोगों ने एक एग्रीमेंट को साइन करा और एग्रीमेंट के माध्यम से उन्होंने राज्य और समाज की स्थापना करी है। और राज्य का काम क्या होगा? यहाँ पे राज्य का काम होगा सिर्फ और सिर्फ लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्शन करना, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मुझे ये फटाफट से कमेंट करके बताना कि जॉन लॉक ने 3 नेचुरल राइट्स की बात करी है, वो तीनों नेचुरल राइट्स कौन कौन से हैं वो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है कब? इन लॉक्स थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एग्रीमेंट अकर्स। अब जॉन लॉक ने यहाँ पे 2 सोशल अग्रीमेंट्स के बारे में बात करी है। हॉब्स ने, लॉक ने और रूसो ने, तीनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्योरिस्ट माने जाते हैं, जहां पे सबने एक एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी है, लेकिन जॉन लॉक ने 2 सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि फर्स्ट अग्रीमेंट जो है अकर्स होता है लोगों में आपस में। पहला अग्रीमेंट जो है वो क्या लोगों के बीच में होता है, या जनता और समुदाय के मध्य होता है, जनता एवं संप्रभु के मध्य होता है, या फिर जनता एवं सरकार के मध्य होता है? तो पहला जो आपका अग्रीमेंट है वो किसके साथ में होता है? वो लोगों के आपस में ही होता है, यानी कि लोगों के बीच में ही पहला अग्रीमेंट जो है वो साइन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जॉन लॉक अपने सामाजिक संविदा सिद्धांत में 2 समझौते की बात करते हैं। मैंने बता दिया बाकी सब लोग एक एक समझौते की ही बात करते हैं, लेकिन जॉन लॉक ने बोला है कि 2 समझौते हुए हैं। पहला समझौता लोगों में आपस में ही होता है, जबकि दूसरा समझौता जनता और संप्रभु के मध्य होता है, ठीक है। पहले समझौते द्वारा नागरिक समाज की तथा दूसरे समझौते द्वारा सरकार की स्थापना होती है। जो 2 सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, जिसमें से पहला कॉन्ट्रैक्ट तो लोगों के बीच में ही होता है, जिसकी वजह से आपकी समाज की स्थापना होती है, सोसाइटी की स्थापना होती है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके जनता और संप्रभु के बीच में होता है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेट जो है, सरकार जो है ये बनती है, ठीक है। तो दोनों, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि जॉन लॉक ने कितने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी है। तो जॉन लॉक ने यहाँ पे 2 अग्रीमेंट की बात करी है। ये कहते हैं कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अमंग द पीपल देमसेल्व्स। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो लोगों के बीच में ही होता है, लेकिन दूसरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लोगों के बीच में और संप्रभु यानी कि सॉवरेन के बीच में होता है। और पहले जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, उस पहले एग्रीमेंट से सिविल सोसाइटी आती है, यानी कि समाज आता है, परंतु जो दूसरा अग्रीमेंट होता है के माध्यम से सरकार यानी कि गवर्नमेंट की स्थापना होती है, ठीक है। पहला कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है और उससे क्या आया है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, उससे क्या आया है, मैंने आपको सारी बातें बता दी है। 2 कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पहला कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लोगों के बीच में हो गया, जिससे समाज की स्थापना हो गई। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लोगों के बीच में, लोगों और जो संप्रभु है, सॉवरेन और पीपल जो है, इनके बीच में हुआ है, जिससे सरकार की स्थापना हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कि जो पहला अग्रीमेंट है वो किसके बीच में हुआ है, लोगों के बीच में हुआ है। पूछते कि दूसरा अग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है, तो वो लोगों के बीच में और संप्रभु के मध्य हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हु सेड दैट मैन्स लाइफ इज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। ये किसका कथन है कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, शूद्र, घिनौना, पशुत्व और अल्प है? ये ऐसे इंसान के बारे में बातें कौन कर सकता है? मैकियावेली, हॉब्स, लॉक या फिर रूसो? तो अभी मैंने बताया लॉक ने तो हटा ही दो, अभी मैंने आपको बताया है लॉक जो है वो इंसान को काफी जो है वो मानते थे। रूसो जो है वो भी इंसान को काफी अच्छा मानते थे। हॉब्स जो है ये मानते थे कि मनुष्य जो है वो काफी ज्यादा खराब है, ठीक है। इन्होंने, अभी मैंने आपको बताया ना कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी में हॉब्स क्या कहते हैं, जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें इंसान कैसा है, इंसान एकाकी, शूद्र है, घिनौना है, पशुत्व है, अल्प है, सॉलिटरी, नेस्टी, पुअर, ब्रूटिश, शॉर्ट है इंसान, ठीक है। तो इंसान इतना ज्यादा खराब है कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे से सत्ता पाने के लिए लड़ रहे हैं, शक्ति पाने के लिए लड़ रहे हैं, और
इनकी लड़ाई के बीच में क्या हो रहा है, जो शक्तिशाली लोग हैं सिर्फ उन्हीं का ही राज चल रहा है, जो शक्तिशाली नहीं है वो बेचारे दब रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, लोग आपस में आए और इस सारी चीजों को हटाने के लिए एक अग्रीमेंट को साइन किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और उस अग्रीमेंट के माध्यम से इन्होंने राज्य की स्थापना करी, लिवियाथन की स्थापना करी, और उस लिवियाथन को सारी शक्तियां सौंप दी कि अब तुम हमारी जो हितों की रक्षा करोगे। ठीक है, ये यहाँ पे हॉब्स लॉ की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है। तो हॉब्स जो है, हॉब्स लॉ मतलब सिर्फ हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है। हॉब्स जो है वो इंसान को एकाकी, शूद्र, घिनौना, पशुत्व और अल्प मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 16वीं शताब्दी का प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे हॉब्स। इन्होंने क्या कहा था, व्यक्ति का जीवन एकाकी, शूद्र, घृण, घिनौना, पशुत्व और अल्प है। हॉब्स अपने सामाजिक समझौता, प्राकृतिक अवस्था एवं मनुष्य की प्रकृति से संबंधित विचारों का प्रतिपादन अपनी अमर कृति लिवियाथन में करते हैं, जो कि 1651 में आई थी। ठीक है, अभी लिवियाथन जो है वो हॉब्स लॉक की कृति है और 1651 के अंदर आई थी, ये भी आपको याद रखना है। लॉक व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा में विश्वास करता है, जबकि रूसो व्यक्ति को सीधा साधा पशु की श्रेणी में रखता है। अब यहाँ पे तीनों के अलग अलग विचार थे। हॉब्स इंसान को खराब मानता था, लॉक और रूसो जो है वो इंसान को अच्छा मानते थे। ठीक है, हॉब्स जो है वो मानता था कि इंसान खराब है और सारी चीजें जो है वो खराब चल रही थी समाज में, और वो खराब चीजों को हटाने के लिए हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण किया। जॉन लॉक जो है वो क्या कहते थे, इंसान तो अच्छे हैं पर कुछ इंसान जो है वो स्वार्थी थे, और वो कुछ इंसान जो है वो स्वार्थी थे जो क्या करते थे, लोगों के हितों का शोषण कर रहे थे। तो इसकी वजह से हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए। रूसो क्या कहते हैं, रूसो कहते हैं कि सारा कुछ अच्छा चल रहा था, जो आपका प्राकृतिक अवस्था थी उसमें सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी की बात आ जाती है, प्रॉपर्टी आई, जमीन है, ये तेरी जमीन, ये मेरी जमीन, ये तेरा, ये मेरा, जैसे ही ये प्रॉपर्टी आती है तो प्रॉपर्टी ने क्या करा है, यहाँ पे जमीन ने क्या कर दिया, लोगों के मन में एक अलग ही वहम डाल दिया। लोग जो है वो आपस में लड़ने लग गए प्रॉपर्टी के लिए। आज भी तो यही हो रहा है, सब लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, ये मेरी जमीन है, ये तेरी जमीन है। ठीक है, तो यहाँ पे रूसो भी यही कहते हैं कि जैसे ही प्रॉपर्टी आती है आपकी पिक्चर के अंदर, तो प्रॉपर्टी ने सब चीजें खराब कर दी, और प्रॉपर्टी की वजह से लोगों के बीच में भिड़ंत शुरू हो गई, लोग जो है वो आपस में लड़ने मरने लग गए, और फिर इस अवस्था को हटाने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये तीनों ही थिंकर, शॉर्ट में सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होते जाएं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी है। स्टेट ऑफ नेचर में नोबल सैवेज मैन को किसने कहा है, हॉब्स ने कहा है, लॉक ने कहा है, रूसो ने, या फिर किसी ने भी नहीं कहा है। तो मैंने बताया हॉब्स तो कह ही नहीं सकते हैं, ये तो नोबल सैवेज थोड़ी ना कहते थे, ये तो ब्रूटिश बताते थे, इंसान जो है वो काफी ज्यादा घिनौना है, काफी ज्यादा खराब है। ठीक है, तो ये किसने कहा है, ये आपके रूसो ने कहा है। इंसान कैसा है, नोबल सैवेज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, किसने कहा है, स्टेट इज नॉट मेयरली अ कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज, इट इज अ प्योर कम्युनिटी। ये शब्द किसने कहा है, ये जो वाक्य है वो किसने कहा है कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है बल्कि एक स्वच्छ समुदाय है। तो स्वच्छ समुदाय की बात किसने करी है, प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने, मैकियावेली ने, या फिर बोधिन ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी एरिस्टोटल जो है इसका करेक्ट है। इन्होंने कहा है कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, एक स्वच्छ समुदाय है। ठीक है, राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, एक स्वच्छ समुदाय है, ये अरस्तु का कथन। ऑप्शन नंबर बी एरिस्टोटल इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ये किसका कथन है कि संविधान सभा अनिर्वायतः एक दलहीन, देश में एक दलहीन निकाय थी, वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। ठीक है, ये कथन किसका है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इनएविटेबली वन पार्टी बॉडी इन वन पार्टी कंट्री। भाई ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये बात किसने कही थी कि ये वन पार्टी बॉडी है इन वन पार्टी कंट्री। पहले के टाइम पे कांग्रेस का ही राज चलता था, तो वन पार्टी बॉडी यानी कि सिर्फ एक ही तो पार्टी चलती थी, आपके कांग्रेस थी वो, और वन पार्टी कंट्री यानी कि कंट्री जिसमें एक ही पार्टी है और एक ही पार्टी की चलती है। तो वन पार्टी बॉडी इन अ वन पार्टी कंट्री, असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज असेंबली। असेंबली ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कांग्रेस ही असेंबली है और असेंबली ही कांग्रेस है। ये कथन किसका है, यहाँ पे मॉरिस जॉनस का है, ग्रैनविल ऑस्टिन का है, पॉल ब्रास का है, या फिर रिचार्ड सिसोन का है। तो ग्रैनविल ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ग्रैनविल ऑस्टिन ही ऐसी बातें जो है वो कह सकते हैं। इन्होंने कहा है कि वन पार्टी बॉडी इन अ वन पार्टी कंट्री, कांग्रेस वाज असेंबली वॉज कांग्रेस। ये कथन जो है वो ग्रैनविल ऑस्टिन का है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक भी है इनकी 1966 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन में कहा है कि संविधान सभा अनिर्वायतः एक दलहीन देश है जिसमें एक दल ही निकाय था, कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था और भारत ही कांग्रेस, सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही सभा थी। ऑप्शन नंबर सी ग्रैनविल ऑस्टिन इसका करेक्ट आंसर है। इनकी जो किताब है इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन 1966, ये पुस्तक को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हु डिफाइन लॉ एज अ कमांड गिवन बाय सुपीरियर टू द इंफीरियर, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्न है ना निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है। किसने बताया है कि कानून कैसा है, लॉ कैसा है जो उच्चतर द्वारा निम्नतर को है ना, मतलब सुपीरियर से इंफीरियर को दिया जाता है, उच्चतर से निम्नतर को दिया जाता है, ये कथन या फिर ये बात जो है वो किसने बताई है? ग्रीन ने, आपका प्रोफेसर हॉलैंड ने, जेरेमी बेंथम, फिर जॉन ऑस्टिन ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये बात आपकी जॉन ऑस्टिन ने कही है कि लॉ क्या होता है, कानून क्या होता है, जहां पे हम सुपीरियर से इंफीरियर तक आदेश पहुंचाते, कमांड पहुंचाते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जॉन ऑस्टिन ने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेशों के रूप में परिभाषित किया है। ठीक, जॉन ऑस्टिन जो है ये बात करते हैं कि लॉ कैसा है, लॉ ऐसा है जो कि उच्चतर से निम्नतर को आदेश देने के लिए काम आता है। ऑप्शन नंबर डी, जॉन ऑस्टिन इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? है ना, आपकी एंजल्स ने लिखी है, प्रूधा ने लिखी है, लेनिन ने, या फिर कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों ने लिखी है? तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1848 में आई थी। यह मूल रूप से आपकी है ना लंदन में प्रकाशित करी गई थी और यह वर्ग संघर्ष और पूंजीवादी के टकराव और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। मैंने बताया था कार्ल मार्क्स जो है वो तो वर्ग के बारे में ही बात करेंगे, जो वर्ग के बीच में जो आपका है ना टकराव होता है उसके बारे में ही बात करेंगे, पूंजीवादी व्यवस्था को हटाने की बात करेंगे। तो इसमें भी ये सारी चीजें ही बताई हुई थी। और आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो एंजल्स और कार्ल मार्क्स दोनों की कृति है, जो कि 1848 के अंदर आई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? बिलीफ इन ह्यूमन रीजन इज एसोसिएटेड विद विच आइडियोलॉजी? सोशलिज्म, लिबरलिज्म, साइंटिफिक सोशलिज्म या फिर फासिज्म? क्या बोला है क्वेश्चन में? मानव विवेक में कौन आस्था रखता है? ह्यूमन जो है उसमें दिमाग है, ह्यूमन के अंदर रीजन है, ऐसा कौन मानता है? सोशलिज्म समाजवाद मानते हैं, लिबरलिज्म मानते हैं, साइंटिफिक सोशलिज्म या फिर फासीवादी मानते हैं? तो ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा उदारवाद मानते हैं। उदारवाद क्या कहते हैं? इंसान को खुला छोड़ दो, राज्य जो है वो इंसान के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाएगा, राज्य जो है वो इंसान के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं जमाएगा। इंसान जो है वो कैसा है, उसमें अपना विवेक है, वो अपने विवेक से अपने डिसीजन खुद ले सकता है, उसको राज्य को बताने की जरूरत नहीं है इंसान को कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या नहीं करना है। ठीक है, तो उदारवाद की व्यवस्था जो है वो यही तो कहती है, उदारवाद की जो विचारधारा है वो क्या कहती है? वो फ्रीडम की बात करती है, लिबर्टी की बात करती है कि इंसान को लिबर्टी दे दो, राज्य का हस्तक्षेप इंसान की निजी जीवन में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इंसान जो है उसमें अपना विवेक है, वो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से अपने डिसीजन खुद ले सकता है। तो इंसान को विवेकी किसने बताया है? लिबरलिज्म ने बताया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और जॉन लॉक जो है वो लिबरलिज्म के फादर है, यानी कि लिबरलिज्म के जनक जो है उसको किसको माना जाता है? जॉन लॉक को लिबरलिज्म का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी लिबरलिज्म इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिखा हुआ है। जॉन लॉक के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल जो है वो रेशनल बीइंग है, यानी कि जॉन लॉक जो है वो लिबरलिज्म के फादर है, ये लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि इंसान जो है वो विवेकी है, तो उसको अपनी लाइफ खुद जीने दो, उसको राइट टू लाइफ होना चाहिए, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो जॉन लॉक ने बताया है। मैंने अभी आपसे सवाल भी पूछा कि 3 नेचुरल राइट्स जो हैं वो कौन कौन से बताए हैं जॉन लॉक ने? तो 3 नेचुरल राइट्स है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये तीनों नेचुरल राइट्स जो है वो इंसान को मिलने चाहिए, ये जॉन लॉक का मानना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है लिबरलिज्म इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है? वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का अवधारणा का विकास किसने किया है? लास्की ने किया है, बेंथम ने किया है, जेसमिल ने किया है या फिर स्पेंसर ने किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है स्पेंसर इसका करेक्ट आंसर है। स्पेंसर ने वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा दी है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म वाज प्रेजेंटेड बाय स्पेंसर, है ना, एम्फसाइजिंग इंडिविजुअल फ्रीडम एंड पर्सनल सेल्फ रिलायंस, यानी कि यहाँ पे वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा स्पेंसर ने प्रस्तुत की है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्ति आत्मनिर्भरता पर बल देता है। ठीक है, स्पेंसर ने यहाँ पे व्यक्तिवाद की बात करी है, ये इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं कौन? स्पेंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। आज भी हमने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करा है, ऐसे 10-10 करके हम काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। मुझे कमेंट करके बताना आपको कितने सवाल जो है वो सही हुए हैं, कितने सवाल गलत हुए हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो भी मुझे कॉमेंट करके आप लोग जरूर से बता दिया करो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके अपने व्यूज़ जो है वो मुझे ज़रूर से शेयर करा करो, मुझे ज़रूर से बताया करो। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, हर्षिता मैम की पाठशाला, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।